नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवांस किड्स एकेडमी जीरापुर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लेकर आए हैं खास आपके लिए बहुत ही सुंदर हिंदी कहानी, जो कि आज के मशीनी युग के कारण समाज में हो रहे बदलाव को उजागर करेगी। तो उस कहानी का नाम है लाख की चूड़ियाँ, जो कि आपकी कक्षा 8वीं की हिंदी वसंत भाग 3 के पार्ट 2 से ली गई है और उसके लेखक है कामता नाथ जी। तो आइए जान लेते हैं कामता नाथ जी के बारे में। कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 को लखनऊ में हुआ और ये हिंदी के प्रमुख लेखक थे। उन्हें उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। फिर उन्हें पहल सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्तिबोध पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। और इनका निधन जो है 25 मई 2015 को हो गया था। कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज के इस मशीनी युग के कारण समाज में जो हो रहे बदलाव और उनके कारण उनमें काम करने वाले छोटे लघु उद्योग एवं हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों का रोजगार किस प्रकार से छिन गया है, ये बताया गया है और किस प्रकार से वो इस मशीनी युग के सामने अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेखक श्री कामता नाथ जी भी इस कहानी के एक पात्र है, जिससे कि हमें इस कहानी को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारे पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसमें लेखक कहते हैं, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। देखिए, यह लेखक कहना चाहते हैं कि जब भी वो अपने मामा के गांव जाते तो वहाँ उनकी दोस्ती एक बदलू मनिहार से थी, जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाता था और वो उनको लेखक को सुंदर सुंदर गोलियाँ यानी कि कंचे बना करके देता था। कंचे मतलब अंटियाँ। वो लाख की गोलियाँ बहुत ही सुंदर लगती थी और उनके मामा के गांव में उनको इसीलिए जाते थे कि उनको वो लाख की गोलियाँ, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ उनको मिल जाए। और जब वो लौटते गांव में तो उनके पास बहुत सारी गोलियां होती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे कहा करते थे। देखिए, यहाँ लेखक उनको बदलू मामा नहीं कह करके बदलू काका क्यों कहते थे, क्योंकि वो उनके साथ में जो खेलने वाले उनके दोस्त थे, बच्चे थे, वो उनको सभी बदलू मनिहार को बदलू काका कहते थे, इसलिए वो भी उनको बदलू काका साथ में बदलू काका ही कहते थे। तो बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, यानी कुछ ऊंचाई पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, सहन मतलब आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। एक नीम का वृक्ष उसमें पुराना यानी बहुत बड़ा आकार में वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। उसके नीचे बैठकर ही बदलू जो था वो अपना चूड़ियाँ बनाने का काम किया करता था। बगल में भट्टी धधकती रहती, यानी बगल में भट्टी जो जलती रहती थी, उसमें वह लाख पिघलाया करता था। लाख एक प्रकार का पदार्थ है जिसमें जो पेड़ों पर पाया जाता है, जिन्हें कीटों के माध्यम से पैदा किया जाता है। जो कीट होते हैं, लाक्षा नामक कीट, वो लाख पैदा करते हैं अपनी लार के द्वारा, लार स्थापित करके, और जिन पेड़ों पर वो पाए जाते हैं वहीं से लाख का निर्माण होता है। और लाख का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में, जैसे बच्चों के खिलौने और परीक्षा पेपर के बंडल बनाने में और उनको सील करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। यानी उसे पतला करके एक सलाख यानी कि एक सरिये जैसा पतला करके उसको उस मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में
4-6 विभिन्न प्रकार के बेलन में मुंगेरियाँ रखी रहती थी। वो बेलन के आकार की मुंगेरियाँ यानी जो लकड़ी के आकार की बनी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब तक एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। मतलब उन मुंगेरियों पर वो घुमा घुमा करके उनको आकार देता और उनके नाप की, एक ही नाप की सभी चूड़ियाँ वो बनाता और पूरे हाथ की चूड़ियाँ बनाने के बाद में ही उन पर वो रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छिया पर बैठकर किया करता था, यानी एक छोटी खटिया को मच्छिया कहा जाता है, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। देखिए यहाँ जो उसका बैठने का तरीका था, वो मच्छी के ऊपर बैठता और पास में हुक्का यानी एक प्रकार का सिगार होता है, जो उसमें पानी डाल करके अग्नि के साथ में और कुछ पेय पदार्थ डाल करके उसको पिया जाता है। उसमें नली लगी रहती है एक, और जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है उस प्रकार का, बीच में वो उसे पीता रहता। और गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीता। लेखक का जो दोपहर का समय था वो बदलू के पास में ही समाप्त होता था। वह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता, यानी लेखक के वहाँ जाने पर वो बदलू मनिहार उसके लिए खटिया, छोटी खटिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इसी प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। वो लेखक जो है उनको घंटों यानी 1-1, 2-2 घंटे तक बैठे हुए उसको इसी प्रकार चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता, मतलब 6 जोड़े चूड़ियाँ जो रोज़ बना लेता था। पूरा जोड़ा बना लेने के पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। पूरा जोड़ा बन जाने के बाद में उसको बेलन पर चढ़ा कर कुछ समय ऐसे हाथ में लेकर के उसको देखता रहता कि मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो, यानी कि वो बेलन नहीं होकर के किसी नई नवेली दुल्हन के हाथ हो, उसकी कलाई हो। बदलू मनिहार था यानी चूड़ियाँ बेचने वाला था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। पैतृक पेशा मतलब उसके पिताजी, मतलब वो भी चूड़ियाँ बनाते थे और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे और कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसके आसपास से लोग बहुत सारे चूड़ियाँ वहीं से ले जाते थे। बदलू उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। मतलब वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि किसी वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन, यही वस्तु विनिमय कहलाता है। यदि मुझे या आपको वस्तु विनिमय करना है, यानी कि मैं आपको अगर गेहूं दे दूं और आपसे मैं मक्का या ज्वार ले लूं उसके बदले में, तो ये वस्तु विनिमय हुआ। तो ये वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी के झगड़े में नहीं देखा। बदलू स्वभाव से बहुत अच्छा सीधा आदमी था। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जीत पकड़ जाता था, लेकिन वो शादी विवाह के अवसर पर तो अपनी चूड़ियाँ बेचने के लिए अड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व और होता है, यानी कि शादी के समय में इसका महत्व कुछ और ही होता है। इसके लिए वो अड़ जाता था कि मैं इतना ही अनाज लूँगा या इतने पैसे लूँगा, तो वो सारी कसर उस समय निकाल देता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उनको मनाने में लोहे लग गए थे। तो उसे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के एक विवाह पर, शादी पर जरा सी बात पर वो बदलू मामा जो है बिगड़ गया था, यानी नाराज़ हो गया था और फिर उसको मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। विवाह में उसे जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो इसको विवाह के साथ में उस जोड़े में बनाने में उसको ये घरवाली के लिए, उसकी पत्नी के लिए वस्त्र मिल जाते
और ढेरों अनाज मिल जाता और उसके अलावा भी उसको पगड़ी मिलती और कुछ रुपए भी अलग से मिल जाते। आगे देखिए, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह है कांच की चूड़ियों से। अगर बदलू को किसी बात से चिढ़ थी यानी किसी बात से गुस्सा आता था तो वो आता था कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, यानी वो अंदर ही अंदर परेशान हो जाता। कोई कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वो उसे बहुत गुस्सा आता और वह 2-4 बातें उस औरत को सुना भी देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। बदलू मनियार कहता है कि बाजार में तो जो औरत होती है वो अपने मर्द का यानी अपने पति का हाथ पकड़ के घूमती भी है और उनकी कलाइयाँ नाजुक जो होती है तो उनमें लाख की चूड़ियाँ अगर वो पहनेगी तो उसमें मोच आ जाएगी यानी चोट आ जाएगी, इसलिए वो कांच की चूड़ियाँ ही पहनती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर करता, उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता, यानी शाम को वो क्या करता, कभी कभी जो बदलू मनियार उनकी अच्छी खातिर करता ना, अच्छी उसकी सेवा करता और जिन दिनों में उनकी गाय दूध देती थी तो उस समय वो उनके लिए मलाई बचा कर भी रखता था। और बाद में उनकी आम की फसल में तो आम की जब फसल आती थी तो वो रोज़ 2-4 आम खा आते वहाँ से। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। वो रोज़ उनके लिए 1 या 2 गोलियाँ बना देता था, रंग बिरंगी गोलियाँ यानी कंचे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, मतलब बहुत बार हर गर्मी की छुट्टी में मैं अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता और 1-आध महीने वहाँ रह कर के वो वापस आ जाते हैं। परंतु 2-3 बार ही मैंने अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। देखिए अब लेखक क्या हुआ कि लेखक यूँ तो गर्मियों की छुट्टियों में जाता था, लेकिन इस बार उनके पिताजी की दूसरी जगह बदली हो गई, दूर शहर से दूर, तो वो लंबे समय तक उस मामा के गांव में नहीं जा सका। वो लगभग 8-10 वर्षों के बाद में वहाँ पहुँचा तो उनकी जब वहाँ पर अपनी गोलियाँ खेलने में या जो कंचे खेलने में उनकी रुचि नहीं रही थी, उनका शौक़ ख़त्म हो गया था, तब वो वहाँ पहुँचे थे। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। कई दिनों तक वो वहीं रहे लेकिन उनको बदलू के बारे में कुछ ध्यान नहीं आया, उनकी याद नहीं आई। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी होगी। उन्होंने देखा कि गांव में सभी औरतों ने सभी ने कांच की चूड़ियाँ पहन रखी है। विरले मतलब बहुत कम ही हाथों में उन्होंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहता मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। देखिए उनको कब ध्यान आया कि जब उनके मामा की लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उनके हाथ की चूड़ी टूट गई और टूट करके वो हाथ में घुसी तो खून बहने लगा। तब उनको बदलू की याद आ गई। अब मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी क्योंकि उस समय उस घर पे कोई नहीं था। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। अतः रात को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू वहीं एक नीम के नीचे खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। उसने मुझे देखा नहीं और मुझे बहुत देर तक वो देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका,
जनार्दन हूँ, तो आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई न ही भट्टी। और मैंने कुछ देर बैठने के बाद में इधर उधर देखा तो मुझे ना तो उसकी मछिया दिखी जो बैठने की थी वो, और ना ही उसकी भट्टी दिखी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। यानी कि बदलू काका से पूछा, तब बदलू काका ने कहा कि नहीं, मेरा कोई काम नहीं चल रहा है, अब मैंने सब काम बंद कर दिया है, क्योंकि अब मेरी लाख की बनाई हुई चूड़ियाँ बिकती नहीं है। अब तो कांच का प्रचार हो गया है, कांच की चूड़ियाँ अधिकतर बिकती है, क्योंकि मशीनी युग आ गया है। तो मशीनी युग आ गया है, इसमें बहुत से लोगों के रोज़गार छिन गए हैं। यानी कि मशीनी युग आने से सभी कार्य मशीन की सहायता से हो जाते हैं, और जो मजदूर लोग कार्य करने वाले हैं इनके सारों के रोज़गार छिन गए हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो मशीनी युग ने सारे मजदूरों के या सारे लोगों के हाथ काट दिए हैं। तो इस प्रकार से आजकल जो सब मशीनों से कार्य होता है ये उन्होंने कहा। और खेत में भी मशीन, जो खेत वगैरह है वो भी सब मशीन से जोते जाते हैं। और फिर एक बात है कि सुंदरता जो है कांच की चूड़ियों में मिलती है, वो लाख की चूड़ियों में सुंदरता नहीं मिलती, इसलिए लोग इसे पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने बनाना छोड़ दिया है। तो लेखक बोले, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। ये लेखक ने कहा। मैंने कहा, तो नाजुक तो होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। बताइए, ऐसा कहते कहते उसको खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, और उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई है। लेखक को लगा कि उसे दमा की समस्या, दमा की बीमारी है, और उसका शरीर भी ढल चुका था, और उसके हाथों पैरों और माथे पर नसें उभर आई थी, नसें दिखने लग गई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। और बदलू ने उससे कहा कि आपको लगता है कि मुझे दमा है, ऐसी बात नहीं है, मुझे दमा नहीं है, मुझे तो हल्की खांसी है, जो फसली खांसी है वो, और ये 1-2 महीने से मुझे आ रही है, बाकी 15 दिन में ये सभी ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। देखिए, लेखक क्या सोच रहे हैं कि इस मशीनी युग ने कितने लोगों का नुकसान कर दिया है, कितने लोगों के रोज़गार छीन लिए हैं, कितने लोगों के हाथ काट दिए हैं। तो ये उनका सोचना बिल्कुल सही है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, और मेरी तरफ वो देख कर के बोला कि माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना ही भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। ऐसा बदलू ने कहा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। तो उन्होंने उत्तर दिया, गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तब इससे 4 गुने आम खाया जाता था, मतलब 4 गुना आम में एक ही बखत में, नहीं एक ही समय में, एक ही बार में खाया जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो बोला, अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर
मेरी ओर बढ़ा दिए, यानी हाथ में लेकर 4-5 आम उसकी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, यानी जो रज्जो थी उसके हाथों पर उसकी निगाहें रुक गई कि उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, यानी बहुत ही सुंदर लग रही थी। फबना मतलब बहुत अच्छा लगना, अच्छे सुंदर दिखना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। और बदलू ने उस चूड़ियों को देखते हुए लेखक को देख लिया। तब कहा कि बदलू ने कहा कि ये ज़मींदार साहब की बेटी के लिए मैंने एक विवाह पर एक जोड़ा बनाया था और वो मुझे 10 आने मुझको दे करके दे रहे थे, तो मैंने वो नहीं लिए और मैंने जोड़ा नहीं दिया उनको। कहा सर से ले आओ। 10 आने में क्या आता है क्या? मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। फिर लेखक वहाँ से आम खाकर चले आए। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। कामतानाथ लेखक है, कामतानाथ जी। तो लेखक वहाँ से आम खा के चले आए और उनको प्रसन्नता हुई कि बदलू ने भी अभी तक हार नहीं मानी है। चाहे वो उनका रोजगार छिन गया है, सब कुछ छिन गया, लेकिन वो उन्होंने हार अभी भी नहीं मानी है। उनका व्यक्तित्व आज भी लाख की चूड़ी जैसा ही है, जो कि आसानी से नहीं टूटता है, और कांच की चूड़ियाँ है जो आसानी से टूट जाती है। तो कांच की चूड़ियों की तरह उनका व्यक्तित्व नहीं था। इस प्रकार से ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर अब हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।